यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद दो सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई। जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए, लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे, जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था।
और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है, और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरोव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरोव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरोव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरोव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। готовы выполнить любую поставленную задачу, любой। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होते रहे।
उधर रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया। जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहे कि वॉर क्राइम्स जिसको कहे, उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है, और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है, जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं।
इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting in a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। इस बीच यूक्रेन में छिड़ी जंग से कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है। खबर है कि यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए कतर की कोशिश रूस का विकल्प बनने की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल सकती है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस की कूटनीतिक जंग लड़ रही है और इसी जंग में कतर को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में लगी आग और दूसरी तरफ पहले से ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई ने कतर को 2 महीने में ही मालामाल बना दिया है। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि अप्रैल खत्म होने तक कतर नेचुरल गैस की रिकॉर्ड बिक्री कर चुका था। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाले देशों में कतर से ज्यादा फायदा किसी का नहीं हुआ। लेकिन कतर की तैयारी यहां थमने की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि कतर अब नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने काफी पहले से कर ली थी। जिस वक्त यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव के हालात बनने शुरू हुए थे, उसी वक्त कतर ने गैस के हिसाब का जोड़ घटा शुरू कर दिया था। कतर समेत पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि तनाव बढ़ते ही यूरोप में गैस का संकट शुरू हो जाएगा। इसीलिए कतर ने यह देखना शुरू कर दिया था कि वो गैस का उत्पादन कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। पिछले कई साल से यूरोप के कुछ देश कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद कतर ने यूरोप तक सप्लाई 10 से 15% तक बढ़ा दी। लेकिन इसमें कुछ हद तक कतर की प्लानिंग है और कुछ संयोग। पिछले कुछ साल से कतर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा था, जिसकी वजह यूक्रेन की जंग नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले की वजह से वो ये कोशिश कर रहा था। कतर की नेचुरल गैस भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया में पहुंचती रही। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चीन में क्रूड ऑयल की खपत तो काफी ज्यादा है, लेकिन नेचुरल गैस की मांग पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया के भी इन सभी देशों से मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं और वो इन देशों को एलएनजी सप्लाई करने में लगा था, जिसके लिए कतर में कोशिश चल ही रही थी। लेकिन उत्पादन बढ़ने से पहले ही उसे बड़े ग्राहक मिल गए। जर्मनी पहले ही कतर के साथ नेचुरल गैस खरीदने की डील कर चुका है। यूरोप के कई देश कतर के साथ संपर्क में हैं। अगर कतर गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होता है तो वो रूस जैसे बड़े देश का विकल्प बन सकता है। यूरोप पूरी तरह रूस की गैस पर निर्भरता खत्म कर सकता है, लेकिन ये रातों रात होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस से गैस इंपोर्ट बैन करने का प्रस्ताव बनाया, यूरोप के ही कई देश विरोध में आ गए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में नेचुरल गैस और कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल सकता है।